बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात की, जिसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज़ होते हैं उनकी बात हुई। व्हाट इज़ वेरिएबल डेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फिर हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को बयान किया और उसमें व्हाट आर द मेन टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट वाज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो आज के लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बात की थी कि चूँकि हमारा कोर्स स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, तो ये कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स है जिसको मैंने गो थ्रू करना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट टाइम में करना चाह रहा हूँ। अगर हम इसकी डिटेल में चले जाए तो इस पर काफ़ी टाइम और काफ़ी लेक्चर्स बन सकते हैं। और मैं मेन टॉपिक्स जो आपको आगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होंगी, उसको मेरा मेन जो थीम है, जो मेरा मेन पर्पस है, उसको डिस्कस करना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज बात होगी। और जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिफाइन किया था स्टैटिस्टिक्स को, द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स टू अ सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द डेटा एंड फाइनली द साइंस ऑफ इन्फरेंट जनरेटिव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। तो लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स सबसे पहला स्टेप है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। जो चीज़ है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, आपने कौन सा डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, आज मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा और उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है तो उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे, हाउ वी प्रेजेंट दिस डेटा एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, एंड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, also what are the main measures of dispersion, and we will discuss about a brief introduction about SPSS। तो आज के लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो बात की है मैंने कि सपोज मैंने आई वांट टू सी द वेजेस ऑफ वर्कर्स। ठीक है, कि इस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो मजदूर हैं उन कितनी वेज लेते हैं, कितना उनकी सैलरी क्या है या उनकी मजदूरी क्या मिलती है उनको। तो हमारे पास एक डेटा है, आप स्लाइड पे देख सकते हैं। तो हमारे पास एक डेटा है एंड दिस टेबल इज द वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स इन डॉलर्स। ठीक है, कि पर वीक के अंदर कितने डॉलर्स यूज करते हैं। अब ये हमारे पास यानी पर वीक के अंदर कितने डॉलर उनको सैलरी मिलती है, तो ये हमारे पास डेटा है। दिस इज मे बी ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है 67 से, आप इस 53 से भी हो सकती है, 45 से एंड सो ऑन। तो हमारे पास इस डेटा को अगर आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँ कि आप इस डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मुझे बताएं, तो on seeing this particular table, what can you say, what is your opinion about this data, कि ये डेटा हमें क्या बता रहा है। जी आप डेटा को देखें कि जी 67 से स्टार्ट हो रहा है, तभी 63 है, 57, फिर 85, फिर 67 और रिपीट हो रहा है, फिर 60 है, 75 है, 55, 67 एंड सो ऑन, और जाके 79 पे ये एंड होता है। तो ये 120 वर्कर्स के वेजेस का डेटा है जो पर वीक वो डॉलर कमाते हैं। मे भी अमेरिका से लिया गया हो। अब हमारे पास डेटा तो मौजूद है, वी हैव कलेक्टेड दिस डेटा। ठीक है, वी वांट अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस डेटा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या चीज़ें आती हैं कि आप डेटा को इस फॉर्म में
चेंज कर दें कि डेटा बोल के खुद बताए कि मेरे अंदर क्या है। ठीक है, वी वांट टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दिस डेटा। अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं इस डेटा को इसकी क्लासिफिकेशन कर दूं, ठीक है, इस डेटा की क्लासिफिकेशन कर दूं, यानी मैं देखूं कि 45 से 55 वाले कितने हैं, हाउ मैनी वर्कर्स होम डॉट 45 between 45 and $55, I can see this. How many workers got their wages between 55 and 65, इसी तरह 65 से लेकर 75 वाले, and so on. अगर मैक्सिमम वैल्यू इसमें में भी 98। अब आप देखें ना, जैसा आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और दिस इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये मैथ्स और मिन की बात मैं कर रहा हूँ, शॉर्ट लिखती है इसको मैंने इसके साथ डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो इस डेटा के अंदर आपने देखा कि मिनिमम वैल्यू 45 है और मैक्सिमम वैल्यू 98 है। अब हम इस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने वर्ड पहले यूज किया था, दैट वाज क्लासिफिकेशन, तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन कर दें, उसी क्लासिफिकेशन को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब आप इस डेटा को देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए अपने राइट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर उसी डेटा को, ये जो डेटा है इसकी हमने क्लासिफिकेशन कर दी, यानी हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द अनग्रुप्ड डाटा इनटू अ ग्रुप्ड डाटा। वो जो डेटा आपको पहले दिखाया गया था, दैट वाज अनग्रुप्ड डाटा, दैट वाज अनग्रुप्ड डाटा। और दिस डेटा, अब उसी डेटा को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें लिख दिया कि 45 से 51 वाले कितने वर्कर्स हैं, दे आर 3। नेक्स्ट 52 से शुरू हो रहा है, 52 से 58 वाले दे आर 18। एंड मैक्सिमम नंबर जो है वो वर्कर्स की विच दे अर्न 50 बिटवीन 59 एंड 65, 59 और 65 के दरमियान उनकी अर्निंग है डॉलर पर वीक। अब आप देखिए इस डेटा को, उसी डेटा की शेप ये है और एज शेप वो है जो इससे पहले आप देख चुके हैं। तो नाउ यू कैन से समथिंग अबाउट दिस डेटा, बिकॉज अब वही डेटा बोल के बता रहा है, ये चीज बता रहा है कि मैक्सिमम जो गेन जो सैलरी है या वेजेस हैं जो उनके, वो एक ही मजदूर है जिसकी मैक्सिमम सैलरी है, दैट इज बिटवीन 94 और $100 पर वीक। वेयर एज 87 टू 93 वाले कितने हैं, 2, दे आर 2। और मैक्सिमम जो है दैट अर्न्स 59 टू 65। ठीक है, तो ये जो हमने अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन विच वी कन्वर्ट द अनग्रुप डाटा इनटू ग्रुप डाटा, या रॉ हैंड डाटा, प्राइमरी डाटा, उसको हम क्या सकते हैं, अनग्रुप डाटा को क्या कह सकते हैं, रॉ हैंड डाटा। ठीक है, अच्छा, अब आप पूछेंगे कि ये क्लासेस कैसे बनी, हाउ वी गॉट दीज क्लासेस, कैसे आपने आइडिया लिया कि 45 से 51 क्यों लिखा ऐसे, और ये जो उनके दरमियान व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेक्टिव क्लासेस। तो 52 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद 59 से स्टार्ट हो रही है, एंड सो ऑन। तो इसमें जो प्रोसीजर है, हाउ वी कन्वर्ट द अनग्रुप डाटा इनटू अ ग्रुप डाटा, तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले जो काम हम करते हैं, वी मेक द वी फाइंड द मिनिमम वैल्यू।
तो मिनिमम वैल्यू दैट इज 45। उसके बाद हमने इसमें से तलाश की मैक्सिमम वैल्यू, एंड दैट वाज 98। उसके बाद हम इसमें से निकालते हैं रेंज। व्हाट इज आर? आर इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या होती है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 98 माइनस 45। ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है? हमने बताना है कि हाउ मैनी, ये जो हमारे पास डेटा मौजूद है इसकी कितनी क्लासेस बननी चाहिए, हाउ मैनी ग्रुप्स शुड बी मेड। तो वी हैव अ रूल विच इज कॉल्ड स्टूज रूल्स। तो स्टूज रूल्स क्या बताता है? हमें नंबर ऑफ क्लासेस का बताता है, लेकिन इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अ रूल ऑफ थंब इज दैट द क्लासेस शुड बी मॉडरेट। कि इस डाटा को आपने कितनी क्लासेस में कन्वर्ट करना है, दे शुड बी मॉडरेट। मॉडरेट का वर्ड में जब यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स ये ना हो कि आप डाटा को 1 या 2 क्लासेस में कन्वर्ट कर दें। मे बी आप कहें जी 45 से लेकर 79 वाले और 79 से लेकर 100 वाले। तो अब आपने क्या इंफॉर्मेशन ली डाटा से? ठीक है, तो मे बी 50% जो 120 में से 60 है वो उस क्लास में आ जाए और 60 अगली क्लास में चले जाए। ठीक है, तो अब इट मीन्स आपने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। और ये भी ना आप करें कि जी आप 45 से लेके 46 वाले कितने हैं, नेक्स्ट 47 से लेके 48 वाले एंड सो ऑन। इतनी क्लासेस बना दी जाए कि हर क्लास के अंदर 1 या 2 मजदूर आ जाए। तो वो आपने इंफॉर्मेशन क्या की डाटा में से हासिल? इट मीन्स द क्लासेस शुड बी मॉडरेट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मॉडरेट कितनी क्लासेस हो? अगर 120 वर्कर्स हैं तो कितनी क्लासेस बननी चाहिए? हाउ मेनी क्लासेस शुड बी मेड? तो नंबर ऑफ क्लासेस किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log to the base 10 n. What is n? Size of population. Size of, what is n? This is called size of population. अब यहाँ पर कितनी population है? ये कितना हमारे पास population में डाटा है? 120 वर्कर्स का डाटा है। इट मीन्स आपकी तादाद इसकी क्या होनी चाहिए? दिस शुड बी 120। तो ये 1 प्लस 3.3 log of 120 बेस 10 है। आपको पता है कि बेस जो होती है वो 10 भी होती है और एक होता है log टू द बेस e, नेचर लॉग उसको हम कहते हैं। तो बेस 10 में आपने कहना है कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप log टू द बेस 10 जो है उसको प्रेस करें और 120 लिखे और आंसर ले। उसके बाद 3.3 से मल्टीप्लाई करें, 1 ऐड करें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 के राउंड अबाउट। ये मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ 7.8। इसका मुराद ये है कि ये कितनी अप्रॉक्सीमेटली कितनी क्लासेस बनेगी? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्लासेस अगर आप इसको चेक कर सकते हैं। 120 का लॉग लेके उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 1 ऐड करें, इट शुड बी राउंड अबाउट 8। अब हम देखना चाहते हैं, एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि जी मैक्सिमम क्लासेस कितनी होनी चाहिए? 8 स्टूज रूल से। बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने नंबर ऑफ क्लासेस के लिए यही रूल यूज करना है। यू कैन मेक योर चॉइस। आप ये भी कह सकते हैं जी मैं इस डाटा की 6 क्लासेस चाहता हूँ या 7 चाहता हूँ, या क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जी 7 क्लासेस में इस डाटा को कन्वर्ट करें। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्लासेस। 2 कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान कितना डिफरेंस होना चाहिए? तो इसको हम बोलते हैं एच के साथ शो करते हैं जी, इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। ठीक है, और इसको हम एच के साथ शो करते हैं। व्हाट इज क्लास इंटरवल? 2 कंसेक्टिव क्लासेस का डिफरेंस 52 माइनस 45। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा?
and this is equal to 52 minus 45 तो 7. हाउ वी गॉट दिस 7? अब आपने कैसे इसको फाइंड किया? वी हैव अ फार्मूला. अगर हम इसको k के साथ शो कर दें, नंबर ऑफ क्लासेस को k के साथ, तो r ओवर k, दिस इज कॉल्ड h. अब आप इसको अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो. अगर आपको h का पता हो, आपको ये बता दिया जाए कि दो क्लासेस के दरमियान इंटरवल इतना होना चाहिए, तो वहाँ से आप नंबर ऑफ क्लासेस भी फाइंड कर सकते हो. इसको हम कहते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाइज, तो ज़रबे चिली पाई जिसको उर्दू में बोलते हैं. ठीक है, इसको आप h को इधर ले जाए और k को आप इस तरफ ऊपर ला सकते हैं यहाँ पर, और ये फार्मूला उस तरह भी बन सकता है, k इज इक्वल टू r ओवर h. ठीक है, k इज इक्वल टू r ओवर h. तो रेंज कितनी है जी? 98 माइनस 45 करें तो ये 53 आ रही है, और यहाँ अगर आप देखें 53 डिवाइडेड बाई 8 करें तो ये राउंड अबाउट 6 पॉइंट समथिंग, इसके अप्रॉक्सीमेटली 7 आ जाता है. ये स्टॉप इसलिए. ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि इसका इंटरवल का जो डिफरेंस है दैट इज 7. तो अब आपने जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो ये टेबल बनाना है. इट मींस आप यू हैव टू फाइंड दिस टेबल. जब आप मैं बात टेबल करता हूँ तो टेबल कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आपने अनग्रुप डाटा के अंदर मिनिमम वैल्यू को तलाश करना है, उसके बाद आपने मैक्सिमम वैल्यू तलाश करनी है, फिर रेंज निकालनी है. रेंज निकालने के बाद आप स्टूज रूल्स को यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ करें, और देखिए कि कितनी क्लासेस में डाटा को कन्वर्ट होना चाहिए. उसके बाद अगर हमें क्लासेस का पता चल गया, नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्लासेस. पहली और दूसरी क्लास के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद आप देखिए इस वक्फे को लिखने के बाद अब आपने कैसे स्टार्ट करना है. सबसे पहले आप मिनिमम वैल्यू तो लिखेंगे. सबसे पहले आपने मिनिमम वैल्यू तो लिखा, तो आपने लिखी मिनिमम वैल्यू 45. उसमें आप क्लास इंटरवल ऐड कर दें 7. तो जब आपने क्लास इंटरवल 7 ऐड कर दिया तो ये बन गया 52. अब आपने ऊपर वाली अपर क्लास, पहली क्लास की अपर क्लास लिखना चाह रहे हैं. यू हैव टू राइट द फर्स्ट अपर क्लास ऑफ द फर्स्ट क्लास. वो आपके पास तो नहीं है ना अभी, तो आप इसमें क्या करें, 52 ये आ रहा है तो 52 में से एक माइनस करके वहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको लिख दें. तो इसके बाद 51 आ गया. अब 51 में 7 ऐड करें तो 58, अब 58 में 7 ऐड करें तो 65 एंड सो ऑन. चलते जाएं हत्ता कि आपके डाटा की मैक्सिमम वैल्यू उसमें कवर हो जाए. तो इस तरह ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसमें यह है कि वी गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा. ठीक है, हम वी वांट टू सी व्हाट द डाटा सेज. डाटा क्या बोल रहा है उसको हम देखना चाहते हैं. तो आपने उसमें से इंफॉर्मेशन ले ली. अब आप नो यू कैन टेल, अब आपको एक आइडिया हो गया. एक वो डाटा था जिसके बारे में आपको राय देना चाहे तो नहीं दे सकते थे कि वैल्यूज़ कभी रिपीट हो रही है, कभी मैक्सिमम टू नज़र आ रही है, टू कम नज़र आ रही है, टू ज़्यादा है. लेकिन अब आप बता सकते हैं कि जी मिनिमम जो वेजेस हैं दैट इज़ 3 वर्कर्स ऐसे हैं जिनके वेजेस 45 से 51 वाले हैं, और 8 वर्कर ऐसा है जिसका 94 से 100 तक उसकी वेजेस हैं. तो ये जो सारा प्रोसेस था इसको आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा. तो ये सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है. ये टॉपिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है. आपने इसमें से इंफॉर्मेशन ली. अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अच्छा, उसमें आप देखें ये कुछ टर्म्स हैं. बिफोर आई गो टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ये कुछ टर्म्स हैं जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. इनको आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि एक वर्ड यूज किया हुआ क्लास बाउंड्रीज. अब देखिए क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं. अगर आप देखें तो पहली क्लास थी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया, तो 45 से 51 थी. नेक्स्ट था 52 से लेकर 58 थी. ठीक है, एंड सो ऑन. तो क्लास बाउंड्रीज में आप क्या करते हैं, सेकेंड क्लास की जो अपर क्लास लिमिट है
उसमें से फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट जो है उसमें से फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट को माइनस करते हैं और जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड कर दे। सपोज 52 माइनस 51, ठीक है, 52 माइनस 51 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.5 आ जाएगा आंसर। अब आपने क्या करना है, 0.5 को लेफ्ट साइड पर जो क्लास लिमिट्स हैं उनको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट्स और जो राइट साइड पर है उनको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट्स। तो लोअर क्लास लिमिट्स में से 0.5 को माइनस करते जाए और इसी तरह अपर क्लास लिमिट्स में 0.5 को ऐड करते जाए तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। ये क्लास बाउंड्रीज आगे जब हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में यूज करेंगे इनको, वहां पे आपको पता चलेगा इनकी वैल्यू क्या है। फिलहाल आप इसको एज इट इज ले। उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको अनग्रुप डाटा दिया हुआ होगा और आपसे बोला जाएगा मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, या आपसे ये बोला जा सकता है मेक अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो जब वर्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा तो इट मींस अब आपने हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसके ऊपर डिवाइड करना है उसकी टोटल वैल्यू को, हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल के ऊपर डिवाइड करना है। तो अगर आप देखें एफ का टोटल क्या है, समेशन एफ, दिस इज कॉल्ड 120 इज कॉल्ड समेशन एफ। ये किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, कैपिटल एन के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड समेशन एफ, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एन। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन प्रोबेबिलिटी। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी आप बताना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या है कि 3 डिवाइडेड बाई 120 तो दैट इज 0.025 and similarly 18 divided by 120 that is 0.15 and so on, last value 1 divided by 120 that is 0.008। तो ये अब आप देखें कि ये टेबुलर फॉर्म जो होती है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसमें से हम एक तरफ क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट्स ले और उसके राइट साइड पे उसके सामने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दे तो इसी टेबल को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी अब नेक्स्ट देख रहे हैं कॉलम 4 के अंदर, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखें कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है, तो 3 के अगेंस्ट आपने एज इट इज लिख दी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपने 18 की लिखनी है, तो 18 की लिखने के लिए आपको प्रीवियस इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐड करने के बाद इसका 21 आ गया एडिशन होने के बाद, एंड सो ऑन। तो जब आप 58 33 जो फ्रीक्वेंसी है उसकी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो प्रीवियस उसमें ऐड कर दे, तो 21 उसमें ऐड होगा तो 54 आ गया, तो एंड सो ऑन। जब आप लास्ट फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो 1 तो 1 के सामने उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो इसका प्रीवियस टोटल 119 था, आपने उसमें वो ऐड किया और ये बन गया 120। इट मीन्स जो लास्ट क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समेशन एफ के इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो हम कह दें कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो सही बनाई है। तो ये तो था बनाने का तरीका। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि हम डेटा में से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, हमें ये तो पता चल गया कि 45 से 51 वाले कितने लोड हैं, 52 से 58 वाले कितने हैं, एंड सो ऑन। 94 से 100 वाले कितने हैं वो हमने देख लिया। सपोज हम ये देखना चाहें कि 45 से लेकर 79 वाले कितने हैं, 45 से लेकर 79 वाले कितने लोड हैं, तो यहां से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलेगा कि दे आर 106। अब आप देखिए 44 से लेकर 79 तक जो है 44.5 से लेकर 79.5 तक दे आर 106। तो ये आपके सामने डाटा की एक और पिक्चर आई, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको देखा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज मिड पॉइंट। एंड मिड पॉइंट मीन्स जैसा कि आपको नजर आ रहा है, नाम से नजर आ रहा है कि दैट इज 48। हाउ वी गॉट दिस,
दोनों जो क्लासेस है अपर क्लास और लोअर क्लास, पहली क्लास की जो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट, यानी 45 हमारी लोअर क्लास थी और 51 अपर क्लास थी, दोनों को ऐड किया 45 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 48। ठीक है, अब आपने नेट्स निकाल लिए, तो नेट्स जो है वो दैट इज 52 से स्टार्ट होते 58 पे एंड हो रही है ना, तो 52 प्लस 58 डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बिकम 55। या आप यूं भी कर सकते हैं कि पहले आपने मिड पॉइंट निकाला 48, अब आप इसमें इंटरवल ऐड करते जाए, 7 था इंटरवल था, आपने उसमें ऐड किया 7 तो 55 आ गया, 55 में मजीद 7 ऐड करें तो 62 आया, एंड उसमें ऐड करें तो 69 एंड सो ऑन, तो लास्ट 97 आ गया। तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं जो आगे यूज़ होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए तो वहाँ पर हमने सीखा कि हाउ वी कैन मेक द क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसीज की हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दें और उस टेबुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपने सीखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये है कि प्रीवियस फ्रीक्वेंसी के अंदर जिस चीज़ की आप निकालना चाह रहे हो, जिस क्लास की, उसमें प्रीवियस क्लास की सारी टोटल इसमें ऐड कर देते हैं, तो इस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनता है। उसके बाद मिड पॉइंट आपने सीखा, हाउ वी गॉट द मिड पॉइंट्स, इसको हम कैपिटल एच के साथ भी शो करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको क्लास मार्क भी बोला जाता है, क्लास मार्क। अच्छा, वो कैसे लेते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अच्छा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कंसेप्ट भी आपको आ गया कि जो भी क्लासेस बनती हैं उसकी लेफ्ट साइड पे जो चीज़ आती है, जो वैल्यू आती है, उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और जो राइट साइड पे आती है उसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। तो पहली क्लास की अपर लोअर लिमिट 45 थी, उसकी अपर लिमिट 51 है। इसी तरह सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 52 है, उसकी अपर लिमिट 58 थी, एंड सो ऑन। लास्ट क्लास की लोअर लिमिट 94 थी और अपर लिमिट 100 थी। ठीक है, तो हर क्लास की लोअर और अपर है, तो लोअर और अपर को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो मिड पॉइंट आता है। अब ये चीज़ें आगे यूज़ होंगी, ये मिड पॉइंट्स, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और क्लास बाउंड्रीज, इसलिए यहाँ पे इनको बताना ज़रूरी था। तो यहाँ पर अब मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हम डेटा में से, हमारा काम क्या है, डेटा में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास अनग्रुप डेटा था, हमने उसका ग्रुपिंग कर दी, उसमें से इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन हम ले सकते थे, बट वी आर नॉट willing to take this information only, we want something more। अब आपने देखा होगा, मुझे हर चीज़ बताएं, क्रिकेट के अक्सर आप में से शौकीन बैठे होंगे, आपने इस तरह का ग्राफ जो अक्सर टीवी के ऊपर देखा होगा कि मैच समरी में ये 50 ओवर्स का मैच था, और लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि स्कोर्स जा रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर 50 ओवर्स लिखा होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक आदमी है या आप में से कोई स्टूडेंट है, उसने मैच नहीं देखा, अगर सिंपली उसको ये ग्राफ दिखा दिया जाए तो विदाउट सीइंग दैट 50 आवर्स मैच, ठीक है, तो वो मैच की सिचुएशन के बारे में बता सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं इनको यूँ करूँ, यहाँ पे डिस्पोज कर दें, और इसी तरह यू कैन से कि आपको आइडिया हो गया कि थर्ड और फोर्थ ओवर के अंदर पहली विकेट गिरी होगी, उसके बाद 20 ओवर्स के बाद फिर एक विकेट गिरी है, फिर उसके बाद कहाँ पे हुआ है नेक्स्ट 35 या 40 ओवर्स से 3 विकेट गिरी है, और लास्ट 2-3 ओवर्स में फिर विकेट्स गिरी हैं।
ठीक है। अब आप इस मैच की समरी को देखने के बाद यू कैन टेल अबाउट द होल स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैच। ठीक है। तो इस बात को, इस ग्राफ को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आपको कोई चीज़ ग्राफी तरीके दिखाई जाए तो उसमें से आपको जल्दी से यू कैन गेट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस। ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है। कि हाउ वी कैन गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डेटा एंड वी वांट टू सी द डेटा एट ए ग्लांस। हम नहीं चाहते कि हम एक क्लास को देखें, 45 से 51 वाले, 52 से ऑनवर्ड एंड 88 को देखें। वी जस्ट वांट टू सी एट ए ग्लांस। इस डेटा को हम एक जस्ट में देखना चाहते हैं। तो इसके देखने के लिए वी नीड, क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डाल रहे हैं, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि डिस्क्राइब किया जाए, डेटा को डिस्क्राइब करना। तो हमारे पास मेथड्स हैं जिसमें हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें से पहला मेथड आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने मेथड पढ़े हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो वी हैव सर्टन ग्राफ्स। जी तलबा, हमारे पास इस कोर्स में हम 3 ग्राफ्स को पढ़ेंगे कि ये ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है मैथ समरी के अंदर, ये कैसे बना, हाउ वी गॉट दिस ग्राफ। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास 2 या 3 और ग्राफ है, हाउ वी गॉट दिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो नेक्स्ट आप स्लाइड पे देखें। अब आप इसको देख सकते हैं। द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, one of the important function of statistics is to present the complex and unorganized, जिसको हम रॉ हैंड डाटा भी बोलते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स का वर्ड यूज़ किया इसलिए कि कोई समझ नहीं आ रही थी, कभी 67 रिपीट हो रहा है, कभी 57 आ रहा है, कभी 45 आ रहा है, कभी 98 आ रहा है, एंड सो ऑन। और इसी को हम रॉ हैंड डाटा भी बोलते हैं। इन सच ए मैनर दैट इट वुड ईजीली बी अंडरस्टैंडेबल एट ए ग्लांस। ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अक्सर मकसद ये है कि डेटा को हम एट ए ग्लांस में देख सकें। दिस इज ऑफन बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ पिक्चोरियल और ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। सबसे पहले नंबर पर जो टाइप है दैट इज हिस्टोग्राम, दैट इज हिस्टोग्राम। नंबर 2 पर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्या है, कम फ्रीक्वेंसी कर्व, और लास्ट वन इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव। ठीक है। ओ और GIVE, ओजाइव पढ़ते हैं इसको। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विच वी विल लर्न क्विकली। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है दैट इज हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम को जब मैं डिफाइन करूं, अ ग्राफ इज कंटेनिंग सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। क्या करते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, हम इसको मैं आपको दिखाता हूं कि हिस्टोग्राम, अब आप देख सकते हैं उसी डेटा का मैंने, उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने हिस्टोग्राम बना के रखा हुआ। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर कि आप देखिए 45 से लेकर 51 वाले थे जो, तो यहाँ से आप देखें तो ये जो नेक्स्ट है, तो इसमें अपर क्लास बाउंड्रीज जो है वो यूज होती है इस ग्राफ के अंदर। यहाँ पे कौन सा वर्ड है, अपर क्लास बाउंड्रीज। तो अपर क्लास बाउंड्रीज क्या है जी, तो अपर क्लास बाउंड्रीज जो फर्स्ट है दैट इज जी 51.5। इट मींस ये जो वैल्यू है दैट इज 51.5। अब नेक्स्ट जो आ रही है वो 51 से लेकर 58 तक है, तो ये 58.5 है।
उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 58.5 से लेकर 63 जी 65.5 72.5 79.5 86.5 93.5 और 100.5। अब आपने ये लिखा और इस जगह पर आप 0 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर लोअर जो है ना अपर 44.5 इसको लिखते हैं। तो ये आपने इन ग्राफ को लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने अपर क्लास बाउंड्रीज को लिख दिया और वाई एक्सिस के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी, दैट वाज एफ। तो अब देखिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 33। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने ग्राफ्स के ऊपर कि आपके पास जितनी स्पेस है उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। कि आप कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू या 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या आप ये भी ले सकते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो 5 मैंने 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, 25 एंड 30 तक इसको लिया। इसको 30 से ऊपर इसलिए मैं ला रहा हूँ यहाँ पर, इसको बेसिकली ये होता, ये मैंने किसी पैकेज को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको 35 भी होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 33 है। तो 35 तक ले लिया हमने और एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्रीज ले ली, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले ली। उसके बाद आप देखिए कि पहली जो है 44 से लेकर 51.5 तक फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 3। तो 3 के ऊपर आपने एक ब्लॉक खड़ा कर देना है और यहाँ ऊपर 3 लेते। उसके बाद नेक्स्ट देते 51 से लेते 58 तक फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड दैट इज 18। तो 18 को यहाँ लेते। उसके बाद 58 से 68.5 तक दैट इज 33। तो वहाँ पर एक ब्लॉक बना दे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है और 29 है, 29 जी 23 11 2 1। तो 23 11 2 1। अब आपको समझ आ गया कि सर आपने ग्राफ पेपर लिया, उसके ऊपर एक एक्स एक्सिस के ऊपर अपर क्लास बाउंड्रीज लिखी और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी डाली। उसके बाद आपने पहली क्लास लिमिट क्लास बाउंड्रीज 45 से 55 थी, 45 से 55 यानी 45.5 से लेकर 51.5 थी। उसके रेंज आपने फ्रीक्वेंसी 3 थी, तो 3 के ऊपर एक ब्लॉक बना दिया पॉइंट लगाने के बाद। नेक्स्ट आपने 51 से लेकर 55 तक 51.5 से लेकर 58.5 तक आपने एक ब्लॉक खड़ा कर दिया और फ्रीक्वेंसी उसकी क्या ली 18। तो 18 के अगेंस्ट जितनी बनती थी वो आपने ब्लॉक खड़ा किया एंड सो ऑन। तो सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अब आप देखें उसी डाटा में अब आपको ग्राफिकली अगर शो किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम जो लोड है वो 58 से 65 वाले हैं और मिनिमम क्या है 93 से 95 है। तो एक पिक्चर डाटा की आपके सामने आ गई। तो ये हमारा पहला ग्राफ था, दैट वाज हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्या है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पोली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स कॉर्नर, सो अ कर्व विद मैनी कॉर्नर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम क्या करते हैं, वी मेड, हम एक्स एक्सिस के ऊपर मिड पॉइंट्स को लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। तो आपको याद क्या करना है, जो आपने चीज़ रिटेन करनी है वो ये
कि हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर जब ग्राफ बनाना हो तो वहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है। तो ये ग्राफ आप देखिए, ये मैंने आर के अंदर जाके बनाए हुए, यहाँ पर मैं सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट किया था, वहाँ पे मैंने बनाए थे इसको देने के बाद। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मिड पॉइंट्स को लिया गया है, ठीक है। अब जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है, मिड पॉइंट्स। तो ये जो पहला पॉइंट लगाया हुआ है आप ग्राफ के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला, ये बेसिकली 48 के ऊपर है, और जो दूसरा है ये वाला, तो ये 55 के ऊपर है, बिकॉज आवर नेक्स्ट पॉइंट इज 55। उसके बाद जो मिड पॉइंट है 62, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 7 ऐड करें तो 69 बनता है, उसमें ऐड करें 76 में ऐड करें 7 तो 83, और 83 में करें तो 90 और 97, ये वाला पॉइंट 97 है। इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये 90 आ गया, ठीक है। अब आपने एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट लिए, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ले ली, और उसके बाद डिफरेंट पॉइंट्स को आपने प्लॉट करते गए। तो पहले आप क्या थी फ्रीक्वेंसी 48, अगर मिड पॉइंट हो तो उससे जीएस 3 फ्रीक्वेंसी थी, तो वहाँ पर आपने डॉट लगा दिया। उसके बाद 55 के ऊपर आपने फिर एक डॉट लगा दिया, और फ्रीक्वेंसी क्या थी 18। नेक्स्ट 62 था मिड पॉइंट, उसके ऊपर आपने 33 के ऊपर जाके एक आपने, ये 33 है यहाँ पर, ये 33 होना चाहिए, तो इस एरियस आपने एक पॉइंट लगा दिया, एंड सो ऑन। तो वेरियस पॉइंट्स लगाने के बाद इनको स्केल के साथ मिला दें। ठीक है, तो ये स्केल से मिलाने के बाद ये हमारे पास क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम फ्री हैंड ड्रा कर दें, एक कर्व ड्रा कर दें जो मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करके गुजर जाए, तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो इस तलबा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा कि नाम से जाहिर है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने लेफ्ट हैंड वाई एक्सिस पे लेना है। इससे पहले जो हमने 2 ग्राफ बनाए थे, ये 3, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लिया था, और यहाँ पर क्या लेना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके सामने थी, उस टेबल में हमने आपको तरीका बताया था, दैट वाज 3 वाज द फर्स्ट। उसमें आपने प्रीवियस ऐड किया तो कितनी हो गई 21, नेक्स्ट 18 थी 21, और 21 में अगर नेक्स्ट 33 है तो क्या हुआ 21 + 33, दैट वाज 4 and 5 to 54 एंड सो ऑन। तो अब आपने वाई एक्सिस के ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिया, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज को हम लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्री, ये ग्राफ बेसिकली मैंने आर को यूज़ किया। आर एक स्टेटिस्टिकल पैकेज भी है, इसको हम लैंग्वेज भी कहते हैं, उसको यूज़ करके मैंने बनाए, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट किए। तो आपने जब ग्राफ पेपर पे बनाना है तो यू हैव टू टेक अपर, इसको मिड पॉइंट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, आप इस पर अपर क्लास बाउंड्रीज भी यूज़ कर सकते हैं, मिड पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट्स भी रहने दें। पहला मिड पॉइंट जो था दैट वाज 58, उसके बाद क्या था 48, फर्स्ट वाज द 48, नेक्स्ट वाज द 55, ठीक है। अब आप देखिए 48 के ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या थी 3, नेक्स्ट 58 के ऊपर क्या थी 21, तो 21 के ऊपर 8 पॉइंट्स लगा, एंड उसके बाद नेक्स्ट जो बनता है 55 के बाद 62, तो 62 मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के ऊपर देखिए क्या 54, ये 54 वाला पॉइंट है, एंड सो ऑन। तो वेरियस डॉट्स आप इसको
शो कर दे। अब अगर आप इन डॉट्स को स्केल के जरिए मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और अगर आप इसको फ्री एंड कर्व से मिलाएंगे तो उसको कह देंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। तो अजीज तलबा, ये आई थिंक आपको ग्राफ्स की समझ आ रही होगी। तो दैट वाज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, एंड विच इज़ अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दिस इज अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसा कि आपसे बात हो रही थी कि हम डेटा में से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। वी वांट टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा। हमने डेटा में से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी की, हमने डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। लेकिन हम चाहते हैं, अगर मैं आपसे यही कहूँ कि मैंने आपको ये ग्राफ दिखा दूं, सपोज ये मैच समरी वाला ग्राफ आपको दिखा दूं, तो एक टीम जो है वो खेल कर चली गई है। अब नई टीम आई है एंड दे वांट टू चेज दिस पर्टिकुलर टारगेट। मे बी ये 250 स्कोर्स बनाए हैं उन्होंने 50 आवर्स के अंदर, और डिफरेंट आवर्स के सामने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने उसको दिखा दी। तो आप क्या समझते हैं, अगर हम ग्राफ के ऊपर तो ये ग्राफ दिखा देंगे जो टीम चेज करना चाह रही है, जस्ट ग्राफ को देखने के बाद वो ये फैसला कर पाएगी जी? क्या ग्राफ को देखने के बाद वो ये फैसला कर पाएगी कि उनको किस एवरेज से जाना है, कैसे स्कोर बनाने हैं? तो उनसे हम ये कहेंगे कि पहले 2 ओवर मेडन जाने दो, उसके बाद तीसरे में तुमने 17 बनाने हैं, या फोर्थ में तुमने 17 बनाने हैं, 6 में तुमने ये करना है, 4 में ये। वो कहेंगे भाई मुझे एक वैल्यू बताओ कि मुझे एवरेज क्या चाहिए, किस एवरेज से मैं चलूँ। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर 250 स्कोर्स बनाए हैं और टोटल 50 ओवर्स का मैच है, तो एवरेज क्या बनी, 5। तो अब अगर आपने उसको एक सिंगल वैल्यू बता दी तो उसके लिए आसानी हो गई, उसको पता चल गया कि मुझे 5 की एवरेज चाहिए। इट मीन्स 5 स्कोर्स पर आवर कम अज कम मुझे चाहिए। तो 250 स्कोर्स में से आउट ऑफ 50 स्कोर्स 50 आवर्स 250 स्कोर्स उन्होंने बनाए टीम ने, और टोटल 50 आवर्स थे। इट मीन्स उनको 5 की एवरेज चाहिए। तो 5 की एवरेज, अब आपने इतना डाटा उसको रीड कराने के बजाय उससे सिंगल वैल्यू बता दी, तो ये वो वैल्यू है जिससे जिस सारा डाटा घूमता है। तो दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या करते हैं, हम डाटा के सेंटर के बारे में मालूम कर लेते हैं कि वो सेंटर वैल्यू जिससे जिस सारा डाटा घूमता हो। तो मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी हैं? दे आर मीन, मीडियन एंड मोड। जहन में रखें कि पूरी स्टेटिस्टिक्स जो है इस मीन के जिर्द घूमती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मीन, अर्थमेटिक मीन जिसको बोलते हैं। मीन इन शॉर्ट बोल देते हैं मीन, द पर्टिकुलर वर्ड इज अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ से मैं इंट्रोडक्शन में कुछ पढ़ दूँ। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस द कंडेंसेशन ऑफ डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द विजुअल प्रेजेंटेशंस आर नॉट इनफ, जैसा कि मैंने पहले बात की। पर्टिकुलरली व्हेन 2 or more different data sets are to be compared, जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा डेटा सेट्स को कंपेयर करना हो, तो यू कांट कंपेयर ऑन बाय शोइंग द ग्राफ के जरिए आप कंपेयर नहीं कर सकते। यू कांट कंपेयर बाय मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। खाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की बना देने से 2 डाटा सेट आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। यू हैव टू फाइंड सम अदर मेजर्स। तो जो अदर मेजर्स हैं दैट we use is measures of central tendency। वो measures हैं जो डाटा के सेंटर के बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, तो डाटा में set can be summarized in a single value, such a value usually somewhere in the center and representing the entire data set is a value at which the data have the tendency to concentrate। ठीक है, the tendency of the observation clusters in the central part of the data is called central tendency, and the methods computing this central value are called measures of central tendency। तो अब आपने इसको पढ़ लिया।
वही चीज़ें जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन की है, उसी को मैंने पढ़ दिया कि डाटा के सेंटर के बारे में हम मालूम करना चाहते हैं और वो मेयर्स जो डाटा के सेंटर के बारे में हमें कुछ बताएं। जारी बात है, कुछ मेयर्स तो होने चाहिए। तो व्हाट आर दोस मेयर्स? दे आर कॉल्ड मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द मेन मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर अरिथमेटिक मीन, या जिसको मीन भी कहते हैं, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अरिथमेटिक मीन को डिस्कस कर लूँगा और नेक्स्ट सम मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने टाइम की शॉर्टेज की बात की है कि ये चीज़ें वो हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुकी होंगी, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो जो उस पर टाइम लगा रहे हो। हमें मेन जो चीज़ है अरिथमेटिक मीन की आज ज़रूरत पड़ेगी। तो अरिथमेटिक मीन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि नाम से ज़ाहिर मीन, तो आपको पता भी है, सपोज हमारे पास अगर 250 स्टोर्स है और टोटल कितने आवर्स हैं 50, तो हमने 50 पे डिवाइड कर दिया 250 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। तो दैट इज आवर मीन। तो मीन कैसे मालूम करते हैं? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय देयर नंबर, ठीक है। फॉर सपोज अगर मैं ये कहूँ कि आप 120 वर्कर्स का जो डाटा हमने यूज़ किया है इसका मीन निकालें, तो आप क्या करेंगे? वो तमाम वैल्यूज़ जो 120 वैल्यूज़ उसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 120 के ऊपर उसको डिवाइड कर देंगे। तो दैट इज़ अ सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग द मीन। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर ग्रुप डाटा मौजूद हो तो वहाँ से हम मीन कैसे फाइंड करते हैं? वी हैव अ सर्टेन फार्मूला, दिस इज कॉल्ड मीन। तो इसको हम एक्स बार के साथ शो करते हैं, अरिथमेटिक मीन को एक्स बार, तो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो आप देखिए जब आपको ग्राफ दिया होगा तो वहां पर आपको एक्स यहाँ पे मिड पॉइंट, व्हाट इज एक्स? दिस इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो एक्स आर द मिड पॉइंट्स और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब आपने कॉलम आपको क्या चाहिए? आपको गिवन है एक्स और एफ, ठीक है। आपको एक कॉलम चाहिए एफ एक्स का। एक्स ऑलरेडी नो, यू नो दैट 48 दैट वाज द फर्स्ट, 55 सेकंड था और फ्रीक्वेंसी वाज 3, 18 एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई विद 48 इज इक्वल टू, देख ले क्या आता है। उसके बाद 18 मल्टीप्लाई विद 55 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो टोटल्स हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहाँ पर जो टोटल्स आएंगे इसको हम कहते हैं समेशन एफ एक्स, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स आप निकाल सकते हैं, उसको आप देखिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने हल किया, स्लाइड में आप देख सकते हो कि 48 मल्टीप्लाई विद 3 दैट इज़ 144 और ये जो 8119 आया दैट इज समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स, दिस वैल्यू इज समेशन एफ एक्स और ये हमारा समेशन एफ है। अब आप एक्स बार का फार्मूला लगाएं तो दिस इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 8119 डिवाइडेड बाई 120। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दिस शुड बी इक्वल टू 67.658। तो एक्स बार निकालने का तरीका आपने सीख लिया। अनग्रुप डाटा का मालूम करना चाहते हैं, अनग्रुप डाटा का मालूम करना चाहते हैं तो सिंपल ऑल वैल्यूज को ऐड करें और उसके टोटल पे डिवाइड कर दें। और अगर ग्रुप वैल्यूज का फाइंड करना चाहते हैं तो यू हैव अ सर्टेन फार्मूला व्हिच स्टार्ट समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो आई थिंक आपको समझ आ गया और इसमें क्या है मीन जी। इसी तरह हमारे पास मीडियन है, यहाँ पे मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए फार्मूला है हमारे पास
और मीडियन इज़ द मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा, वो वैल्यू जो डाटा को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, वो भी हमें डाटा के सेंटर के बारे में बताता है। इसी तरह नेट्स मोड है, वो वैल्यू जो डेटा में बार बार रिपीट हो रही हो। अब आप देखिए इस डेटा के अंदर कौन सी वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर मोड निकालने के लिए हमारे पास वी हैव सर्टन फार्मूला जिसमें हम मोड फाइंड करते रहते हैं। यहाँ में उसमें डिटेल में नहीं जाता, मैंने इसमें फाइंड कर दिया, यहाँ पर आप इसको देख लें। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। व्हाट इज डिस्पर्शन? ठीक है जी, और नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में अगर मैं आपसे बात करूं कि एक डेटा है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं 5 5 5, ठीक है, और एक और डेटा है जिसमें 10 0 0 वैल्यूज हैं, 10 0 0, और पहले वाले में क्या थी 5 5 5। जब आप उसकी एवरेज लेंगे तो 5 + 5 + 5 15 डिवाइडेड बाई 3, तो उसकी एवरेज क्या आती है 5। और अगर आप नेट्स जो डाटा है उसमें जो वैल्यूज है वो दैट इज 15 0 0, तो आप इसका जब आप टोटल लेके एवरेज लेंगे तो इसका एवरेज भी 5 ही आएगा। अगर आप एक और डाटा लें जिसमें 2 3 2 3 2 3 ले लें, उसकी एवरेज लेंगे तो वो भी 5 ही आएगी। तो इट मीन्स क्या हम एवरेज की बुनियाद पर कोई फैसला लेना चाहें तो ले सकते हैं। we need something, some other measures। क्यों? तो अगर हम एवरेज की बुनियाद पर फैसला करने लग पड़े तो एवरेज तो तीनों डाटा की सेम थी, जिसकी वैल्यूज 5 5 5 थी, उसकी एवरेज भी सेम है, उसकी एवरेज ली तो वो भी 5 आई। और जिसके अंदर डाटा में वैल्यूज है 15 0 0, जब इसका आप टोटल करेंगे 0 + 0 + 15 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो वो भी 5 आ रहा है। इसी तरह 2 3 2 3 करके अगर आप करते हैं 2 3 और उसके बाद लेते हैं 5 है, 10 ले लेते हैं वैल्यू, उसका एवरेज लेंगे तो वो भी 5 आ रहा है। इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास कुछ डाटा हो और उन डाटा को हम आपस में कंपेयर कर रहे हो तो क्या हम एवरेज की बुनियाद पर कंपेयर करके कह देंगे कि जी सेम है, जैसे कि अफरीदी के स्टोर और इंजमामुल हक के स्टोर, और एक की अदर उनकी एवरेज सेम आ जाती हैं लेकिन उधर उनके अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है स्टोर से, कभी 0 है और कभी 100 है, इधर 45 55 65 ये आ रहा है। इससे मुराद है कि हमें कुछ और चीज़ चाहिए, वो चीज़ जो हमें ये बताए कि ऑब्जर्वेशंस अपनी एवरेज से कितनी दूर पड़ी हुई हैं, हाउ दे आर डिस्पर्स्ड, फैली हुई हैं अराउंड इट्स एवरेज, ठीक है। उस चीज़ को देखने के लिए वी नीड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो व्हाट इज डिस्पर्शन? अब इसमें पढ़ देता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ साथ। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द 2 और द मोर देन 2 डाटा सेट्स में हैव द सेम एवरेज। जब एवरेज की बात करता हूँ उससे मुराद मीन मीडियन मोड है। बट द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम द एवरेज, बट द इंडिविजुअल observations may differ considerably from the average, ठीक है। Thus a value of center tendency does not adequately describe the data. We need something other. We therefore need some additional information concerning how the data are dispersed about the average. This is done by measuring the dispersion. This is done by measuring the dispersion, by which we mean the extent to which the observations in the sample are in a population vary about their mean. Dispersion को कैसे define किया? The extent to which the observations in a sample are in the data in the population vary about their mean. A quantity that measures this dispersion is called measures of dispersion. तो अजीज तलबा हमारे पास we have certain measures of dispersion. We can name them range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. तो यहाँ पे मैं ये नंबर 4 पर जो standard deviation है उसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा, इसलिए
कि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, हम इसकी डिटेल में अगर जाना चाहें तो बहुत टाइम लग सकता है इसके ऊपर, कि रेंज फिर क्वार्टाइल डिवीजन उसके सारी डिटेल है, उसमें जाने की ज़रूरत अभी नहीं है। जो हमें चीज़ आगे ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ मेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अगर कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ मीन, अर्थमेटिक मीन, और मेज ऑफ डिस्पर्शन के हवाले से जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक है, तो इनका काम क्या है बेसिकली मेजर्स का, ये डाटा की एवरेज से ऑब्जर्वेशंस को डाटा की एवरेज के साथ रिलेट करके चेक करते हैं, हाउ द ऑब्जर्वेशंस आर डिस्पर्स्ड अराउंड इट्स मीन वैल्यू। डिस्पर्शन क्या बताती है, हाउ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आर स्कैटर्ड अराउंड इट्स मीन वैल्यू, हाउ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आर स्कैटर्ड अराउंड इट्स मीन वैल्यू। जितनी डिस्पर्शन कम होगी उतना ही डाटा मोर यानी कंडेंस होगा, उसका मुराद ये होगा कि डाटा तमाम अपनी एवरेज के बिल्कुल पास पास है। ठीक है, एवरेज जो है वो डाटा की अच्छी नुमाइंदगी कर रही है। ठीक है, जितनी स्टैंडर्ड डिवीजन जो है उसकी वैल्यू कम होगी इट मीन्स इतना ही वो अच्छा बिहेव कर रहा है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन को देखते हैं नेक्स्ट। अब आप देखिए आपके सामने में स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ हाउ वी गॉट द स्टैंडर्ड डिवीजन। तो सबसे पहले इसमें देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला क्या है, इसको हम कैपिटल एस के साथ शो करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन को, एंड दिस इज समेशन, ये मैं अनग्रुप डाटा का पहले लिख रहा हूँ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एच क्या है, मिड पॉइंट्स है या वो जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ इसके ऊपर एस के ऊपर स्क्वायर डालना पड़ेगा, यहाँ पर ये इसका फार्मूला है, हियर एच आई वेरिएशन वेयर आई इज फ्रॉम 1 to n, ये आई की वेरिएशन बताता है, यहाँ से आई कहाँ से कहाँ तक है। और n क्या है 120। अगर उस डाटा को आप लें तो इट मीन्स कि सबसे पहले आपने मीन ले लिया तो मीन आया 67.65 समथिंग, तो हर वैल्यू को उसके मीन से माइनस करते जाएं और लिखते जाएं स्क्वायर लेकर और उसको ऐड कर लें, तो ये आएगा वेरिएंस। इस एस के ऊपर स्क्वायर डाले तो क्या बनता है, वेरिएंस। और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन, तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ एस डी के नाम से, एस डॉट डी स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस में क्या फ़र्क है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का अगर स्क्वायर ले ले तो वेरिएंस बन जाता है, और वेरिएंस अगर मौजूद हो तो उसका अंडर रूट ले लें, आप स्क्वायर रूट ले लें तो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, अब इन दोनों का क्या फ़ायदा है जी, फ़ायदा इस तरह है कि जब आप वेरिएंस लेते हो तो यहाँ पर यूनिट्स का स्क्वायर हो रहा है। सपोज अगर आपने डाटा जो है दैट इज़ इन इंचेस, तो यहाँ पर आप देखिए एक्स आई जो इंचेस में मौजूद है, तो यहाँ पर स्क्वायर लेने से इस लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी इन स्क्वायर। यूनिट उसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर फॉर्म में होगी। जबकि अगर आप डेटा को कंपेयर करना चाहें तो आपको तो स्क्वायर वाली यूनिट नहीं चाहिए, तो वहाँ पर जब कंपैरिजन करना पड़े तो वहाँ पर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। वो यूनिट के ऊपर जब स्क्वायर रूट जाता है तो वो स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्यों कि हर ऑब्जर्वेशन का हमने स्क्वायर लिया था ना, यहाँ पे ये जो 2 है, इसी वजह से हमने इसके ऊपर बाद में अंडर रूट लेकर उसी यूनिट में डाटा को लिया है जिसमें वो ऑलरेडी था। तो यहाँ पर इसलिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन में ये फ़र्क है, फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा कि हमें करना क्या है, दिस इज़ फॉर अनग्रुप डाटा। ये जो फार्मूले मैंने दोनों लिखे हैं, दिस फार्मूलाज आर फॉर अनग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में क्या है, यहाँ पर एस में देखिए इसमें क्या होता है, समेशन एफ साथ इनटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाई समेशन एफ। इसी तरह वेरिएंस जब लेंगे तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब आपने अगर इस डाटा का वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी है तो सबसे पहले आपको x माइनस एच बार चाहिए। ठीक है, x माइनस एच बार, तो आपने x की वैल्यूज क्या थी 48, 55 एंड सो ऑन। x बार आपके क्या पास क्या था 67.68। हमने लास्ट स्लाइड में इसको हल किया था। आपने दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये लेने के बाद माइनस 19.658 आया, माइनस 12.658 एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू 29.342 है। अब आपको चाहिए इस कॉलम को, अगर आप देखें ग्रुप डाटा में लास्ट वाली लाइन में, तो यहाँ पर आपको एफ भी चाहिए। तो एक और कॉलम बनाए ना, नेक्स्ट कॉलम में आप क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार मौजूद है, इसके साथ एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और साथ इसका स्क्वायर ले लोगे। ठीक है, अब क्या होगा, यानी इस तो मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसका आपने स्क्वायर ले लिया और साथ मल्टीप्लाई एफ से, इससे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका स्क्वायर ले लिया अगले कॉलम में और इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है 18 के साथ। इसका स्क्वायर लिया, इनको हम डेविएशंस बोलते हैं ना, 33 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका स्क्वायर लिया और मल्टीप्लाई विद 29 जी, इस वैल्यू का स्क्वायर लिया और मल्टीप्लाई विद 23 और इसका स्क्वायर लिया और मल्टीप्लाई विद 11 और इस वैल्यू का स्क्वायर लिया मल्टीप्लाई विद 2 और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई विद 1 करेंगे तो जो वैल्यू, अब ये जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, इनको आपने ऐड करना है। ये जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल आएगा उसको आपने यहाँ पुट करना है। तो वो समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा और उस सारी वैल्यूज के टोटल को 120 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड रूट लेने के बाद। ठीक है, तो इस तलबा आपने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को सीखा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को पढ़ा, जिसमें आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पढ़ा। और आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि हाउ वी फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली तो फिर आप उसको ग्राफिकली शो किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। उसके बाद हमने उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा कि व्हाट आर द मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हमने अर्थमेटिक मीन को पढ़ा, वी गॉट द फार्मूला ऑफ द फाइंडिंग द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मीन एंड देन वी वेंट थ्रू what are the main measures of dispersion, what is dispersion and what are the main measures of dispersion, and main measures of dispersion में से हमने सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन को उठाया, इसलिए because we use this in our further lectures। तो यहाँ तक इसको ख़त्म करता हूँ मैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि probability को डिस्कस करें, because probability is very important and it is a concept which we use in statistical inference। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।